अमेरिका में 55 और चाइना में 13% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट, क्योंकि हमें लगता है शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है, जहाँ हमारा पैसा डूब सकता है। और ऐसा सोचना बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि अगर हम विदाउट नॉलेज और एनालिसिस के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि हम अपना बहुत बड़ा लॉस करा लेंगे। पर यह बात भी सही है कि नॉलेज और एनालिसिस के बेस्ड पे मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है। इस वीडियो में हम मार्केट के बारे में कुछ और नॉलेज शेयर करेंगे, जैसे ट्रेडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शेयर मार्केट से रिटर्न कैसे मिलता है, शेयर्स की कीमत डिसाइड कौन करता है, मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक फिक्स गोल सेट करें। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है, और अगर हम कोई गोल सेट नहीं करते तो हम मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर ही शेयर्स को बाय या सेल करने लगते हैं, और इससे हम अपना बहुत बड़ा लॉस करा सकते हैं। सेकेंड है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट में शेयर को सही टाइम पर खरीदना और बेचना काफ़ी मुश्किल काम है, और इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है। एक बार किसी कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करके उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से हम अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ रिस्क को भी कम कर सकते हैं। कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करें। कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट से हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा तो मिलता ही है, और साथ ही साथ हमारा ट्रेडिंग पैटर्न भी डिसिप्लिन रहता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक मेथड है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने से रिस्क बहुत ही कम रहता है। थर्ड है अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी रखें। डाइवर्सिटी रखने से मतलब है कि अलग अलग इंडस्ट्री और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री और कंपनी के शेयर प्राइस एक साथ गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी रखने से हमारा इन्वेस्टमेंट एक ही इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहता, जिससे रिस्क को बहुत कम कर देता है। फोर्थ है इमोशनल होकर डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कुछ खास कंपनियां या प्रोडक्ट हमें बहुत पसंद होते हैं या उनके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, और सिर्फ इस बेसिस पर किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के सभी डिसीजन मार्केट की रियलिटी और कंप्लीट एनालिसिस के बेस पर ही लेने चाहिए। फिफ्थ है एनालिसिस किए बिना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है जब हम किसी की बातों में आकर या किसी से टिप्स लेकर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, और बिना सोचे समझे सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लालच में हर तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे हम अपना बहुत बड़ा लॉस करा सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों का इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है शेयर मार्केट से रिटर्न कैसे मिलता है। इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कमाई कैसे करते हैं, तो इसके कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। किसी भी शेयर को शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करना और फिर उसे बेचकर प्रॉफिट कमाने को शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी ए है जिसके पर शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है। राहुल कंपनी ए का एक शेयर 100 रुपये में खरीदता है, और फिर 2 दिन बाद जब उस शेयर की प्राइस 150 रुपये हो जाती है तो उसे बेचकर 50 का प्रॉफिट कमा लेता है। यहाँ राहुल ने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए शेयर को होल्ड किया और प्रॉफिट कमा लिया। इसी को शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किसी भी शेयर को 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए होल्ड करने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे पिछले एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल ने शेयर को 150 में बेचकर 50 का प्रॉफिट कमाया था, पर 1 साल बाद उस शेयर की प्राइस 1000 रुपये हो जाती है, और अगर राहुल उस शेयर को 1 साल के लिए होल्ड करता तो उससे 900 रुपये का प्रॉफिट कमा सकता था। इसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाते हैं, और इसलिए कंपनी अपना प्रॉफिट के एक हिस्से को शेयर होल्डर के संग शेयर करती है, जिसे डिविडेंड पे करना कहते हैं। पर डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि सभी कंपनियां डिविडेंड पे करें। नेक्स्ट रहता है बोनस शेयर। कई बार कंपनियां बोनस डिक्लेयर कर देती है। इसमें शेयर होल्डर को फ्री शेयर दिए जाते हैं। बोनस शेयर हमेशा एक रेशो में डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1:2 का बोनस डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब है आपको हर 2 शेयर पर 1 शेयर फ्री मिलेगा। मतलब आपके पास कंपनी के अगर पहले से 2 शेयर हैं तो आपको कंपनी का 1 शेयर फ्री मिलेगा। जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो शेयर की मार्केट प्राइस कम हो जाती है, पर फेस वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू में कंपनियां शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से कम पर शेयर खरीदने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। राइट इशू भी एक रेशो में डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1:2 का रेशो डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब है कि आप हर 2 शेयर पर 1 शेयर खरीद सकते हैं।
मतलब अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर पहले से हैं तो आप एक शेयर को कम प्राइस पर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है शेयर्स के टुकड़े करना। मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती है। स्टॉक स्प्लिट भी एक रेशियो में किया जाता है और जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करते हैं उसी सेम रेशियो में शेयर की मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर की फेस वैल्यू को भी चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 शेयर है जिनकी मार्केट प्राइस 100 रुपये है और फेस वैल्यू 2 रुपये है और 1:1 का स्टॉक स्प्लिट हुआ तो शेयर की मार्केट प्राइस हाफ होकर 50 रुपये हो जाएगी, फेस वैल्यू भी हाफ होकर 1 रुपये हो जाएगी, बट हमारे नंबर ऑफ शेयर डबल होकर 10 हो जाएंगे। तो अगर स्टॉक स्प्लिट के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले हमारे पास 5 शेयर थे जिनकी मार्केट प्राइस 100 रुपये थी, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ का था। और अब हमारे पास 10 शेयर हैं जिनकी मार्केट प्राइस 50 रुपये है, तो अब भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 500 का ही है। पर स्टॉक स्प्लिट से मार्केट में लिक्विडिटी बन जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर को खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है, शेयर्स की कीमत डिसाइड कौन करता है, या शेयर्स की कीमत बढ़ती और घटती क्यों रहती है? तो ऐसा डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। जब भी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम तो शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं, और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम तो शेयर्स के दाम घट जाते हैं। डिमांड और सप्लाई का ये रूल सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं बल्कि सभी जगह यूज़ किया जाता है। जैसा आपने सुना होगा, जब पानी की शॉर्टेज होती है तो वाटर सप्लाई टैंकर्स की प्राइस बहुत बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं? जनरली इन्वेस्टर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेकंड है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, थर्ड है रिटेल इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर, फोर्थ है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। ये कॉर्पोरेट संस्थाएं होती है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ये फाइनेंशियली तौर पे बहुत पावरफुल होती है, इसलिए ये मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को उनकी नेशनलिटी के हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेकंड है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब नेक्स्ट आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये एक तरह की एसेंशियल फर्म होती है जो बहुत सारे क्लाइंट से पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जैसे म्यूचुअल फंड। अब नेक्स्ट है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल पीपल जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को उनके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रेजिडेंट इंडियन रिटेल इन्वेस्टर, NRI रिटेल इन्वेस्टर, OCI रिटेल इन्वेस्टर। अब बात करते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में। इंडिविजुअल पीपल जो 2 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट अकेले ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने शेयर मार्केट के कई कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।